हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। टूटा फूटा चिनफैन जाओ फैंग से कहता है, माँ मेरा बदला लेना। जाओ फैंग कहती है, बेचारा मेरा बच्चा, अभी अभी तो तुम रिकवर हुए थे और फिर से ये हालत हो गई। उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी, लेकिन क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि जिसने तुम्हें मारा वो दान पवेलियन से ही था। चिनफैन कहता है, माँ मुझे पूरा यकीन है कि वो दान पवेलियन से ही था। जाओ फैंग सोचती है, दान पवेलियन के लोग इतने नोबल होते हैं, उनसे डील करना इतना भी आसान नहीं, तो फिर चिनचैन उनके साथ कैसे है। मेट जाओफेंग से आके कहती है, आपके कहे अनुसार मैं दान पवेलियन गई थी और मुझे एक सरप्राइजिंग न्यूज़ मिली है। पता चला है कि लॉर्ड जी ने मिस शाओया के साथ बदतमीजी की थी, इसीलिए उन्होंने दान पवेलियन सभी शाही लोगों के साथ अपना कॉपरेशन बंद कर रहा है। चिनफेन कहता है, माँ ये झूठ है, लॉर्ड जी तो पूरे वक्त मेरे साथ थे। जाओफेंग उसे डांटते हुए कहती है, तुम बिना किसी मतलब के जाओ चिरोई के साथ क्या कर रहे थे। चिनफेन कहता है, माँ क्योंकि आप भी तो घूमती हैं। इस पर जाओफेंग कहती है, अरे वो तो इसलिए क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जाओफेंग कहती है, दान पवेलियन बहुत ही साहसी हो गया है, उसने सीधा सीधा रॉयलिटी को चैलेंज कर दिया है। अच्छा हुआ, यही हमारा मौका है। उम्मीद नहीं थी कि वो बेवकूफ़ लड़का अपने आप को खुद ही मुसीबत में डाल लेगा। वो मेट से कहती है, जाकर युनहोंग और उसके भाई को ये खबर दे और महाराज से बात करें। इस बार मैं उस चिनचैन को ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। दूसरी तरफ कंक्यूबाइन ही महाराज को गुस्सा शांत करने के लिए कहती है, दान पवेलियन की बहुत हिम्मत हो गई है, उन्होंने सीधा सीधा हमारे साथ कॉपरेशन करने से मना कर दिया है। मैंने सुना है कि शाओया सिर्फ 23 साल की है, इतनी कम उम्र में वो दान पवेलियन की मास्टर बन गई है, इसलिए उसमें बहुत घमंड आ गया है। उसकी वजह से आप अपने आप को इतना परेशान मत होने दीजिए। महाराज कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं दान पवेलियन की वजह से गुस्सा हूँ? नहीं, गुस्सा तो मुझे जाओ चिरोई पर आ रहा है। मुझे पता होना चाहिए था कि जाओ चिरोई कैसा है। ज़्यादा समय नहीं हुआ है और उसने पहले जाओ फैंग के साथ मिलकर चिन यूची को फंसाने की कोशिश की थी और अब उसने शाओया के साथ भी बदतमीजी कर डाली। ये रॉयलिटी के नाम पर धब्बा है। कंक्यूबाइन ये कहती है, आप अभी भी चिन यूची के बारे में सोचते हैं। महाराज कहते हैं, ऐसा नहीं है, मैं उसके बारे में नहीं, मैं तो शाओया के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अब आपके मन में शाओया के लिए फीलिंग आ गई है। मैं तो उस घटिया जाओ चिरोई के बारे में बात कर रहा था। तुम इस तरह से बात क्यों कर रही हो। कंक्यूबाइन ये कहती है, अगर आप जाओ चिरोई से इतना ही गुस्सा हो तो उसे सजा दीजिए। तभी सभी लोग वहाँ महाराज से मिलने आते हैं। लॉर्ड जी वहाँ रोते हुए आते हैं, ब्रदर आपको मेरे लिए इंसाफ करना ही पड़ेगा। कंक्यूबाइन ये पूछती है कि आपके चेहरे को हुआ क्या है। लॉर्ड जी कहता है, ज़रा ध्यान से देखिए, आपको मेरे लिए इंसाफ करना ही पड़ेगा। शाओजैन कहता है, दान पवेलियन की हिम्मत बहुत ही बढ़ गई है। एक मामूली से सदस्य ने लॉर्ड जी और एम्पिंग के क्राउन प्रिंस चिनफैन को थप्पड़ मारने की हिम्मत की। इसके अलावा उन्होंने रॉयलिटी के साथ कॉपरेशन करने से मना कर दिया है। युनजोंग कहता है, दान पवेलियन अब बागी हो गया है। लॉर्ड कांग कहते हैं, ये बात तुम कह रहे हो जो अपने सर्वेंट्स को जगह जगह मुसीबत खड़ी करने के लिए भेजता रहता है। तुम्हें अभी भी श्वान के कानून की परवाह है। युनहोंग कहता है, मुझे लगता है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं। माना कि मेरे बेटे ने बिना सोचे समझे कोई बर्ताव किया, लेकिन वो इसलिए क्योंकि उसे सूचना मिली थी। आप मेरी लॉयलिटी पर क्वेश्चन कैसे उठा सकते हैं। लॉर्ड कांग कहते हैं, चिनफैन ने किंग ऑफ लिंगडैन के नाम पर ये सारी हरकतें की, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि इसमें किंग ऑफ लिंगडैन भी शामिल है। मिस्टर जाओ कहते हैं कि ज़रा सोच समझकर बर्ताव कीजिए। पहली बात तो ये कि चिन फैमिली का सदस्य है, माना कि वो मेरा भतीजा है, लेकिन मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। दूसरी बात ये कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। युनहोंग कहता है, आप मुझे जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ दान पवेलियन के बारे में बात करने आए थे, तो फिर आप मुझे बीच में क्यों ला रहे हैं। लॉर्ड कांग कहते हैं, तो तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, ठीक है, वैसे भी मुझे पहले से ही तुमसे प्रॉब्लम है। वो दोनों फिर से महल में बच्चों की तरह लड़ने लग जाते हैं। महाराज उनको रुकने के लिए कहते हैं। युनहोंग कहता है, महाराज पहले लॉर्ड कांग से कहो कि वो पीछे हटें। महाराज लॉर्ड कांग से पीछे हटने के लिए कहते हैं, लेकिन वो दोनों है कि सुनते ही नहीं है। महाराज कहते हैं, जाने दो, लगे रहो। चिनहोंग कहो, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो। मेरा ओपिनियन है कि हमें दान पवेलियन से एक्सप्लेनेशन लेना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि वो शाही कोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकते। शाओजैन कहता है कि वो चिनहोंग के बात से सहमति रखता है। माना कि चिनचैन ईयर एंड एग्जाम में फर्स्ट प्लेस जीता है, लेकिन वो अब बहुत घमंडी हो गया है और उसे सबक सिखाना ज़रूरी है। फाइनली उन लोगों की लड़ाई खत्म होती है। महाराज कहते हैं, चलो अब तुम्हारी फाइट खत्म हो ही गई है तो कुछ काम की बात भी कर लो। महाराज कहते हैं, मैंने सुना है कि लॉर्ड जी ने मिस शाओया पे अटैक किया है, क्या ये सच है।
लॉर्ड जी रोते हुए कहता है, माना कि शाओया बहुत ही सुंदर है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिन यूनहोंग कहता है, महाराज हमें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, हम सिर्फ मिस शाओया की बातों पर ही भरोसा नहीं कर सकते। यूनहोंग कंक्यूबाइन यी से उसकी राय पूछता है। वो लॉर्ड जी से पूछती है कि आपको क्या लगता है मिस शाओया और मुझ में कौन ज़्यादा सुंदर है। लॉर्ड जी कहता है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत खूबसूरत हैं। अरे नहीं नहीं, आप ज़्यादा सुंदर हैं। अरे नहीं, ये मैंने क्या कह दिया, मेरा वो मतलब नहीं था। कंक्यूबाइन ये पूछती है, तो आपका क्या मतलब था। जिन यूनहोंग कहता है, महाराज चिनचैन ने ना सिर्फ लॉर्ड जी को बल्कि रॉयलिटी को भी चैलेंज किया है, हम उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। लॉर्ड कांग कहते हैं, ये सब कुछ चिनचैन की वजह से नहीं बल्कि लॉर्ड जी की वजह से ही हुआ है। ना वो मिस शाओया के साथ बदतमीजी करते और ना ये सब होता। लॉर्ड जी रोने लगता है और कहता है, ब्रदर मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया। ब्रदर आप तो जानते ही हैं, मुझे बचपन से ही यूची बहुत पसंद थी। जब मैं 16 साल का था तो उसे देखने के लिए दीवार पर सबसे ऊपर चढ़ गया, लेकिन पता चला वहाँ उसकी जगह उसकी मेड नहा रही थी। इसके बाद जिन बेइतियान ने मुझे नंगा करके मारा और फिर घर से धक्के मार के निकाल दिया। तब से पूरे कैपिटल में मेरी रेपुटेशन एक रेपिस्ट की हो गई है। जब मैं 18 का हुआ तो मैंने यूची के फादर से उस मैरिज के लिए पूछा, लेकिन आपने कहा कि आपको भी यूची पसंद है और फिर से मुझे पीटा। फिर यूची कहीं गायब हो गई। जब मैं 28 का था यूची वापस आई एक पिन बिहाई माँ बनकर अपने बेटे के साथ। फिर भी मैंने बुरा नहीं माना क्योंकि मैं सिर्फ यूची के साथ रहना चाहता था। इसके अलावा मैं जितनी बार भी यूची से मिलना गया उन्होंने मेरे मुंह पे ही दरवाज़ा बंद कर दिया। यहाँ तक कि वो लोग तो मुझे लस्टफुल प्रिंस भी बुलाते हैं। कैसे भी करके एक बार मैं चिन यूची से मिलने में कामयाब रहा तो उसके बेटे ने मुझे लात मार के निकाल दिया। ये सब भी कम ही रह गया था कि इसके बाद मुझे लियू गॉन्ग ने भी पीट दिया। मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, मैंने तो मिस शाओया को देखा भी नहीं है, तो फिर मैं उन्हें मार कैसे सकता हूँ। भाई आपको मेरे साथ न्याय करना ही पड़ेगा, ये कह के वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। बेचारा जाओ चिरोई, मैं अब 46 साल का हो गया और अभी भी वर्जिन हूँ, कैसे मैं एक रेपिस्ट हो सकता हूँ। महाराज कहते हैं, बस अब बहुत हो गया, ये क्या है, ये एक शाही अदालत है, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती ऐसा बिहेव करते हुए। अब हमें ये तय करना चाहिए कि दान पवेलियन के साथ क्या करना है। आप सभी के सजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद वो कंक्यूबाइन ये से पूछता है कि उसका क्या सोचना है। वो कहती है कि दान पवेलियन की रेपुटेशन बहुत ही ऊंची है, वो हमारी कंट्री के अलावा और भी कंट्रीज के साथ डील करती है। आप उन्हें सज़ा देना चाहते हैं तो उससे पहले क्यों ना आप लॉर्ड जी और मार्कस ऑफ एनबिंग के सजेशंस लें। सबसे पहले जिन यूनहोंग कहता है, महाराज माना कि दान पवेलियन हाई पोजीशन पर है, लेकिन उन्हें कानून को इग्नोर नहीं करना चाहिए, दान पवेलियन को सज़ा मिलनी चाहिए। लॉर्ड जी कहते हैं कि वो भी जिन यूनहोंग की बातों से सहमति रखते हैं। अगर किंग ऑफ लिंगलैंड उन्हें हर्ब्स उपलब्ध ना कराएं तो वो मेडिसिन कैसे बनाएंगे। महाराज कहते हैं, ठीक है, आप सभी की बातों में दम है, मैं तुम्हें अपॉइंट करता हूँ, तुम दान पवेलियन जाओ और जिस किसी का भी ये आइडिया है अगर तुम उसमें कामयाब हुए तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। जिन यूनहोंग कहता है, महाराज मैं तो सिर्फ सजेशन दे सकता हूँ, बाकी सब कुछ तो आपको तय करना है। जाओ चिरोई कहता है, शाही ऑर्डर सुनाना तो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का काम है, आपको उन्हीं से ही करने के लिए कहना चाहिए। महाराज कहते हैं, पर अभी अभी तो तुमने कहा कि दान पवेलियन को हर्ब्स ऑफर नहीं करनी चाहिए और ये एक अच्छा आइडिया भी है, इसलिए मैं तुम्हें अपॉइंट करता हूँ, उनको ये मैसेज पहुँचाओ। अब जाओ चिरोई बदल जाता है। वो कहता है कि महाराज मैं फिर से सोच रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि दान पवेलियन हमारी नेशनल स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है कि हमें बस उन्हें वार्निंग देकर छोड़ देना चाहिए। महाराज कहते हैं, ठीक है, तो फिर यही सही, मैं उन्हें वार्निंग देकर छोड़ देता हूँ, जाओ जाकर उन्हें वार्निंग दो। अब लॉर्ड जी कहता है कि मैंने फिर से सोचा है कि हमें दान पवेलियन के साथ कॉर्पोरेशन बंद कर देना चाहिए। एक छोटे से मामले की वजह से हमें रिश्ते ख़राब नहीं करने चाहिए, ऐसा करते हैं इस मामले को जाने देते हैं। महाराज जिन यूनहोंग से उसका सजेशन मांगते हैं। किंग ऑफ लिंगलैंड कहते हैं कि चिनफैन और लॉर्ड जी ने कल जो कुछ भी किया वो गलत था और उन्हें इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। महाराज लॉर्ड कांग से कहते हैं, शाही ऑर्डर लेके दान पवेलियन जाओ और उन्हें बताओ कि लॉर्ड जी ने जो कुछ भी किया वो अपमानजनक था, इसीलिए अब से उन पर कड़ी नज़र रखी जाएगी और उन्हें सज़ा भी दी जाएगी। और मार्कस के बेटे चिनफैन ने जो मुसीबत खड़ी की और अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाया, उसके लिए उसे 20 कोड़े लगाए जाएंगे और वार्निंग देकर छोड़ दिया जाएगा। इसी के साथ सभा खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ चिनफैन जाओफेंग से पूछता है, माँ क्या महाराज ने अभी तक चिनचैन और दान पवेलियन को सज़ा दी या नहीं। जाओफेंग कहती है, शांत हो जाओ, चिंता मत करो, तुम्हारा भाई कैपिटल में वापस आ गया है, जैसे ही वो तुम्हें इस हाल में देखेगा वो तुम्हारा बदला ज़रूर लेगा। चिनफैन कहता है, ये तो अच्छा हुआ, अब चिनफैन अपनी मार्शल प्रोवेस से चिनचैन को अच्छा सबक सिखाएगा। यूनहोंग वहाँ आता है।
बस अब बहुत हुआ। तुम क्या चाहते हो कि फिर से मुझे महाराज से डांट पड़े? अगर और इसी तरह से चलता रहा तो जल्दी ही हमारी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जाओ फेंग कहती है, यूनहोंग, क्या तुम हमारे बेटे की हालत देख नहीं सकते? ना तो ये मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर सकता है और ना ही अब इसके पास मार्कस के टाइटल को इनहेरिट करने का ऑप्शन बचा है। अब वो क्या करेगा? यूनहोंग कहता है, ऐसा नहीं है, मुझे अपने बेटे की चिंता है, लेकिन चिंचन अब महाराज का फेवर्ड हो गया है। इसके अलावा वो लॉर्ड कांग और दान पवेलियन के प्रोटेक्शन में है। तुम्हारे अंकल ने भी उसकी साइड ली। मैं तुम लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ और कोई मुसीबत खड़ी मत करना। अगर ऐसा हुआ तो अब की बार मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। जाओ फेंग कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। मैं उस कमीने को ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। तभी शाही अदालत से कुछ सिपाही वहाँ आते हैं। शाही आदेश अनुसार चिनफेन को ले जाकर वो 20 कोड़े लगाते हैं। और गाइस, चिनफेन तो पहले से ही टूटा पड़ा था, तो उसके बाद उसकी क्या हालत हुई होगी ये तो आप सब सोच ही सकते हैं। जाओ लिंगशन चिनफेन को आके बताती है कि चिनफेन वापस आ चुका है और अब उसको सतर्क रहना चाहिए। चिनचन पूछता है, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी? इस पर लिंगशन कहती है, ऐसा नहीं है, तुम्हारा ब्लड लाइन अवेकिंग सॉल्यूशन बहुत ही इफेक्टिव है। इसने मेरी बहुत मदद की, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मार पड़े। चिनचन कहता है, रियली? लिंगशन पूछती है, तुम्हें ज़रा भी चिंता नहीं है? चिनचन कहता है, मैं किस बात की चिंता करूं? मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। क्या वो यहाँ मुझे मारने आया है? लिंगशन कहती है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? चिनफेंग का बड़ा भाई है। जब तुम उससे मिलो तो बेहतर होगा कि उससे दूर रहो। वो बहुत ही साहसी है। चिनचन कहता है, ना तो तुम अच्छे वक्त को आने से रोक सकते हो और ना ही बुरे वक्त को आने से। अगर वो मुझसे मिलना चाहता है तो उसे आने दो। चिनफेंग कैपिटल वापस आ चुका होता है। वो पहले महाराज से मिलने जाता है। महाराज उसे उसकी उपलब्धियों के लिए रिवॉर्ड देना चाहते हैं, इसलिए वो उससे पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए। चिनफेंग कहता है, शुआन को सर्व करना तो उसका फ़र्ज़ है, उसे इसके लिए कोई अवार्ड नहीं चाहिए। महाराज कहते हैं, फिर भी तुमने वॉर में बहुत सी उपलब्धियां हासिल की हैं। अगर मैंने तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं दिया तो लोग क्या कहेंगे? जाओ किंगडम की हमारी कंट्री पर बहुत पहले से नज़र है। वो साल पर साल हम पर हमला करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो अभी तक अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाए। मैंने सुना है तुमने मार्शल आर्ट्स की बहुत प्रैक्टिस की है और सेना में भी अपने आप को साबित किया है, इसलिए मैं तुम्हें ब्लड मिस्ट होली लैंड बैप्टिज्म में जाने का मौका देता हूँ। क्या तुम्हें खुद पर भरोसा है कि तुम पांचों किंगडम के साथ युद्ध कर सकते हो? चिनफेंग कहता है कि वो डेफिनेटली पांचों किंगडम्स में होने वाले कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्लेस जीतेगा। महाराज कहते हैं, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें मार्कस ऑफ चैंपियन का टाइटल दिया जाएगा। सभा के मंत्री आपस में बात करने लग जाते हैं कि मार्कस ऑफ चैंपियन का टाइटल तो फर्स्ट क्लास रिवॉर्ड है, ये एक ग्रेट ऑनर और एक हाई पोजीशन है। चिनफेंग अभी 20 साल का है। अगर उसे मार्कस ऑफ चैंपियन का टाइटल मिला तो वो यंगेस्ट मार्कस ऑफ चैंपियन कहलाएगा। चिनफेंग कहता है कि धन्यवाद महाराज, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि चिनचन ने टेस्ट में फर्स्ट प्लेस जीता है और वो भी ब्लड मिस्ट होली बैप्टिज्म में जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो इस लायक है। चिनचन ने जीतने के लिए हमारे ही लोगों को चोट पहुंचाई है। उसके जैसा निर्दयी ब्लड मिस्ट होली लैंड में जाने के लायक नहीं हो सकता। महाराज, मेरी आपसे विनती है कि चिनचन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। महाराज कहते हैं, मैं चिनचन को प्रॉमिस कर चुका हूँ और एक राजा होने के नाते मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हट सकता। अब इस बारे में कोई और बात नहीं होगी। एक सिपाही लॉर्ड कांग को आकर कोर्ट में हुई सारी बातचीत के बारे में बताता है। तभी लिंगशन आके पूछती है कि क्या वो सब सच है। इस पर लॉर्ड कांग कहते हैं कि ये सच है। लिंगशन कहती है, चिनफेंग कितना हेटफुल है, उसने सच में महाराज से ऐसी रिक्वेस्ट की। अच्छा हुआ कि महाराज ने उसकी बात नहीं मानी। ऐसा लगता है कि महाराज चिनफेंग से खुश नहीं हैं। इस पर लॉर्ड कांग कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, महाराज ने चिनफेंग को मार्कस ऑफ चैंपियन का टाइटल देने का प्रॉमिस किया है और उसकी इस रिक्वेस्ट को भी मना कर दिया। जानती हो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो चाहते हैं कि चिनफेंग और चिनचन के बीच में फाइट हो ताकि चिन फैमिली कमज़ोर हो जाए। चिनफेंग या चिनचन दोनों में से कोई भी हारता है श्वान किंगडम के लिए एक बड़ा लॉस होगा। इसके बाद लॉर्ड कांग की नज़र लिंगशन के सचेत पर जाती है। वो लिंगशन से पूछता है कि वो चिनचन के बारे में क्या सोचती है। लिंगशन कहती है कि अगले कॉन्टेस्ट में वो उससे बिल्कुल नहीं हारेगी। लॉर्ड कांग कहते हैं कि मेरा वो मतलब नहीं था। लिंगशन पूछती है, तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं? लॉर्ड कांग अजीब अजीब से इशारे करके उसे को समझाने की कोशिश करने लगता है। पहले तो लिंगशन को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर वो कहती है, अच्छा डैड, मैं समझ गई, आप क्या कहना चाहते हैं। मैं अभी जाकर मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करती हूँ। लॉर्ड कांग सोचते हैं कि अरे मेरा वो मतलब नहीं था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे की कहानी हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब